प्लीज अपना शुरू कीजिए। नर्मदे हर। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं प्रार्थना हेतु श्रीमती संगीता जी पाराशर, जो हमारी भोपाल इकाई की अध्यक्ष हैं, दीदी को सादर आमंत्रित करती हूँ। दीदी आप ऑडिबल नहीं है। नर्मदे हर प्रार्थना के लिए आप सबको आमंत्रित करते हुए आपसे निवेदन करूंगी कि अपने हाथ जोड़ लीजिए। अगर आपने पैरों में चप्पल पहना है तो उतार दीजिए। आंखें बंद करके अब हम प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रथमे गुरु वंदना करूं, फिर मैं मनाऊं गणेश। सिमरो माता शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। सिमरो माता शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। लीला जी आपका ये प्रेजेंट हो रहा है, उसको प्रेजेंट ऑफ कर दीजिए। सभी को नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जी आगे का शुरू कर दीजिए। नर्मदे सबको म्यूट कर दीजिए दी सरिता दीदी। जी जी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, है ना जी। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। नर्मदे हर हर हर। नर्मदा मैया की जय। आज का यह कार्यक्रम अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महिला संगठन के तत्वाधान में बाल संस्कार विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती सरिता पारे दीदी के द्वारा की जा रही है। हमारे बीच अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण संगठन की महामंत्री श्रीमती सुनीता जी पारे एवं वीणा जी मंडलोई भी उपस्थित हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमती स्वाति गार्गव जी एवं श्री बलवंत सिंह देवड़ा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस प्रेरणादायक कार्यशाला में उपस्थित सभी अभिभावकों एवं उपस्थित सभी बच्चों का भी स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कार्यशाला में अभिभावकों के लिए सकारात्मक परवरिश विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए मैं श्रीमती स्वाति जी गार्गव को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती गार्गव चाइल्ड केयर लाइफ स्किल्स कोच एवं सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। श्रीमती गार्गव, आपका स्वागत है। नमस्कार। नर्मदे हर सभी को यथायोग्य अभिवादन। और सबसे पहले थैंक यू अनिता जी, आपने मेरा परिचय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर पधारे हुए सभी लोग और सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने टाइम निकाल के इस कार्यशाला में आप सब ज्वाइन हुए। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी दीदी। यस। आई क्या?
नहीं, फुल स्क्रीन नहीं आया अभी। जस्ट अ सेकेंड। अभी आपको दिख रहा है? अभी आप देख सकते हैं स्लाइड? आपको स्लाइड दिख रही है क्या? प्लीज हाँ मुझे दिख रही है, दिख रही है full। हाँ हाँ जी। यस तो मैम। हाँ दिख रही है। ओके, थैंक यू। संस्कार कार्यशाला के अंतर्गत अखिल भारतीय नारंदीय महिला संगठन द्वारा जो ये पेशकश की गई है, शुभारंभ किया गया है इस बाल कार्यशाला का, वो बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है। और इसमें मैं आज हम सकारात्मक परिवरिश के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सकारात्मक परिवरिश के अंतर्गत हम आधार निर्माण की बात करेंगे। आधार निर्माण क्या होता है? जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका सबसे पहले हम नींव तैयार करते हैं। तो उसी तरह से हम आज जो सकारात्मक परवरिश है उसकी नींव पर काम करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो उसमें मैं आपको जल्दी से बता दूं, बच्चों आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर देना। हाँ प्लीज, तो नहीं तो आप सुन नहीं पाओगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो मेरी विषय वस्तु है कि जीवन में हमारी सामान्य अपेक्षाएं क्या होती हैं, जीवन की क्या चुनौतियां हैं, और इन अपेक्षाओं और चुनौतियों के बीच हम कैसे संतुलन बिठा सकते हैं, उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या विकल्प हैं, और कुछ महत्वपूर्ण कौशल, जो महत्वपूर्ण स्किल्स हैं, उसका हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं उसके बारे में बताऊंगी। फिर नींव निर्माण के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है? तो मैम देखिए, संस्कार क्या है? संस्कार क्या है कि ये जीवन जीने की कला है। ये एक शैली है जिसमें हमारे गुण, हमारी आदतें, हमारा ज्ञान, कौशल, ये सब मिलजुल कर हमारे संस्कार को प्रदर्शित करते हैं। और हमको क्या करना है कि हमारे संस्कार को और अधिक विकसित करना है और अधिक संवारना है। ठीक है? इसमें सभी की सहभागिता जरूरी है। जितनी पेरेंट्स की सहभागिता जरूरी है, उतनी ही बच्चों की भी जरूरी है। ठीक है? हमारा लक्ष्य, क्योंकि बच्चे हैं, हमको बच्चों में अच्छे संस्कार डालना है, लेकिन उसके पहले जो हमको हमारा बेस तैयार करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमको क्या चाहिए। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो, हमारी रुचि उसमें जागृत हो। ठीक है? रुचि तो मुझे दिख रही है, क्योंकि आप सबका जो पार्टिसिपेशन है, इतने लोग ज्वाइन किए हैं, मतलब इस टॉपिक में आपको रुचि है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज है कि एकाग्रता। अब हम ये 20 मिनट का सेशन थोड़ा कम टाइम है, लेकिन मैं 20 मिनट में आपको काफी सारा कवर कराने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप फोकस करें। सभी बच्चे और बड़े सभी ध्यान दें कि जो ये स्लाइड में सर्कल दिख रहा है, उसके बीचों बीच एक पॉइंट दिख रहा है आपको ब्लू कलर का। आप अपना कंसंट्रेशन, आप फोकस के लिए इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, और अभी थोड़ी देर के लिए आप बाकी सब चीजें भूल जाइए। आपके घर में बाहर क्या चल रहा है, आपके फ्रेंड्स आए कि नहीं आए, आज क्या खाना खाया, कल क्या खाने वाले हो, कल क्या किया, आज के सब चीजें भूल जाइए और केवल इस पॉइंट पे फोकस कीजिए। जब भी इवन बड़े हैं या बच्चे हैं, जब भी आप पढ़ने बैठो ना, तो इस पॉइंट पे आप फोकस करोगे तो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक है? तो आप सभी इस पे फोकस करो और बाकी सब चीजों को भूल जाओ, तो फिर मैं जो भी बताऊंगी आपको उसमें बहुत मजा आएगा।
देखिए, हमारी बहुत सारी इच्छाएं और अपेक्षाएं होती है। पेरेंट्स की तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं बच्चों के लिए, और अपेक्षाएं भी होती है कि हमारे बच्चे को बहुत ज्ञान मिले, वो बहुत यश मिले, कीर्ति मिले और बहुत कुछ। बच्चों की भी इच्छाएं होती हैं, अपेक्षाएं उनकी थोड़ी कम होती है। बच्चों की इच्छा क्या होती है कि हमको खेलने कूदने का सही टाइम मिले और हम एंजॉय कर सकें, अच्छा खाना पीना हमको मिले, बस उनकी इतनी इच्छाएं होती हैं। और अपेक्षाएं बस ये होती है कि पेरेंट्स हमको हर चीज के लिए हाँ बोल दें, ज्यादा ना हमको ना नुकुर ना करें। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि दोनों इच्छाएं और अपेक्षाएं दोनों को मिला के हम कोई ऐसी कॉमन चीज बनाए कि हम आखिर चाहते क्या है, हमारी सामान्य जनरल एक्सपेक्टेशंस क्या है लाइफ को लेके। हम सभी ये चाहते हैं कि हमको पीस मिले, मेंटल पीस मिले, मानसिक शांति मिले, हम सभी ये चाहते हैं। दूसरा, हम क्या चाहते हैं कि गुड हेल्थ हो, हम स्वस्थ रहें हमेशा। तीसरी है हैप्पीनेस। तो देखिए, पीस और गुड हेल्थ तो आप खरीद भी सकते हैं। गुड हेल्थ के लिए आप अच्छा खान पान करेंगे, पीस के लिए आप अच्छी जगह जाएंगे या कुछ करेंगे तो आपको पीस और गुड हेल्थ तो मिल जाएगी। हैप्पीनेस तो अलग अलग होती है, हैप्पीनेस मन से होती है, इसको हम खरीद नहीं सकते, मन की चीज है वो। आपको एक पानी पूरी मिल जाए आप उसमें भी खुश हो जाओगे, आपको फेवरेट टॉय मिल जाए आप उसमें भी खुश हो जाओगे, आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड आपके पास आ जाए तो आपको बहुत अच्छी खुशी मिल जाएगी। तो हैप्पीनेस अलग अलग तरीकों से मिल सकती है, वो आपके मन पे डिपेंड करता है। फोर्थ है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी में क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वो वातावरण हमारा सुरक्षित हो, हम सेफ हो, हमारे काम करने की जगह सेफ सिक्योर हो, हमारा हम जो ट्रैवल करते हैं उसमें हम सुरक्षित एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएं, वो सब सिक्योरिटी में आता है। दूसरा होता है, ये तो फिजिकल सिक्योरिटी हो गई, दूसरी होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हम सभी चाहते हैं कि फाइनेंशियली हम सिक्योर रहें, और जनरली पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली सिक्योर रहे। तो ये सब पेरेंट्स की और सभी लोगों की सामान्य अपेक्षाएं लाइफ को लेके होती है कि पीस, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस और सिक्योरिटी। इनके अलावा भी बहुत सारी बातें होती है, पर ये 4 पॉइंट्स मेन है, और भी होंगे, आप इसमें आप सोच सकते हैं, लेकिन मैंने 4 मोटे मोटे पॉइंट्स कवर करे हैं। अब देखिए, एक्सपेक्टेशंस हैं तो उनको पूरा करने के लिए चैलेंज ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ चैलेंज छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन चैलेंज तो हमारी लाइफ में आते ही हैं। और वो चैलेंजेस क्या होते हैं कि हमको स्ट्रेस होता है। जब हम अपनी चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं हो पाती तो हमको स्ट्रेस होता है, हम तनाव में आ जाते हैं, हमको एंजाइटी या चिंता होती है कि अरे ये काम हमारा होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जो हमारे फैमिली में हमारे रिलेशन है, हमारे रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज, वो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे आते जाते रहते हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है, तो ये भी एक चुनौती रहती है। एक रहती है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी सबको रहती है कि हम सुरक्षित है नहीं है, तो एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है। फिर होता है नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस में डर है हमको, और बहुत सारे जो ये चिंता है, डर है, तनाव है, और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं जिनको कि हमको ऐसा लगता है कि हम जा रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, ये हमारा पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम कोई भी काम करने से पहले उसका नेगेटिव जरूर सोच लेते हैं कि अरे ऐसा नहीं होगा तो क्या। हेल्थ इशू तो ये हम पूरी तरह से फिट रहे, लेकिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम हमको हेल्थ रिलेटेड कभी ना कभी आ ही जाती है। फिर बढ़ते बच्चों के साथ जो एडोलेसेंस एज है या टॉडलर्स एज के बच्चे हैं, उनके साथ ग्रोइंग अप किड्स के साथ जो भी इश्यूज रहते हैं, उन सब से पेरेंट्स को डील करना ही पड़ता है। तो आपने देखा कि किस तरह से कुछ चुनौतियां रहती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी रहती है, अभी मैंने आपको ये मेन बताया। अब क्या होता है कि ये हम चुनौतियां और जो हमारे चैलेंजेस हैं और हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ को लेके, हम इसमें क्या करें, कैसे बैलेंस बनाएं। कुछ तो होगा कि हम इसमें बैलेंस बना के रहें, और तभी हमको हैप्पीनेस मिलेगी, तभी हमको पीस मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है
कि हमारे परिवार में ही आप देख लें कि हमको कोई प्रॉब्लम आती तो हम सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्गों से ही सलाह लेते हैं। हमारे घर में जो भी बड़ा रहता है हम उन्हीं से पूछते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो हम इस तरह से गाइडेंस की हेल्प ले सकते हैं। दूसरा होता है काउंसलिंग या प्रोफेशनल हेल्प हम ले सकते हैं। अब आप बोलोगे कि इतनी सी बात में काउंसलिंग, ये क्या बात हुई भला? देखिए क्या होता है कि हम हमारी फिजिकल फिटनेस पे तो बहुत ध्यान देते हैं कि हम फिजिकली फिट है कि नहीं, हम हेल्दी है कि नहीं, पर हम हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। हम उसको अक्सर इग्नोर करते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? हम सोचते हैं कि किसी को गुस्सा आ रहा है तो हम बोलते हैं अरे ये तो इसका नेचर ही है, ये तो गुस्से वाला ही है। हम किसी चीज पे स्ट्रेस या तनाव ले लेते हैं और हम घंटों उसी बारे में सोचते रहते हैं और पूरा का पूरा दिन हम तनाव में निकाल देते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मेरा तो नेचर ही है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत टेंशन होता है। हम उससे बाहर निकलने का कभी कोई रास्ता ही नहीं खोजते। ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। हम बोलते हैं कि हमको तो डर लगता ही है। हमने क्या किया है, इन सब चीजों को अपनी लाइफ में अपना लिया है। हम इनसे बाहर निकलने के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। इन सभी नेगेटिव इमोशंस को हमने हमारी लाइफ का हिस्सा बना लिया है। लेकिन यदि आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको इसको आप बहुत आसानी से अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको फिर उसके बाद जो शांति और जो खुशी मिलेगी ना, इसका क्या कहना। अब विश्वास करिए मेरे ऊपर। अच्छा, तीसरी बात है कि सेल्फ हेल्प, खुद से अपनी केयर खुद करना। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि सेल्फ हेल्प के द्वारा भी हम अपने नेगेटिव इमोशंस को, अपने डर को दूर कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि हम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की संगत करते हैं, और अच्छे लोगों की संगत के साथ साथ हम मेडिटेशन करते हैं। वो भी एक सेल्फ हेल्प में बहुत पावरफुल होता है। सेल्फ एम्पावरमेंट में अच्छे लोगों से हम बातें करें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। तो इस तरह से हम बहुत सारे चीजें हम सेल्फ हेल्प के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता रहता है कि हाँ, हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर एक होती है लाइफ स्किल। लाइफ स्किल यानी जीवन कौशल। लाइफ स्किल्स, देखिए स्किल्स क्या होती है, कोई भी किसी चीज में कुशलता, कौशल। स्किल्स, आप जैसे बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, ये आपकी अच्छी स्किल है। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप संगीत अच्छा करती हैं, आप ज्योतिष अच्छा जानती हैं, तो ये सभी आपकी स्किल्स हैं। और हर किसी को के पास अच्छी स्किल्स होना बहुत जरूरी है, और नहीं है तो आपको उसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्किल है ना, तो हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे हम भूखे नहीं रहेंगे, ये बात तो पक्की है। अच्छा, तो स्किल्स तो एक तरफ हो गई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट होती है लाइफ स्किल, ये तो नॉर्मल स्किल्स की हमने बात करी। दूसरी होती है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स का हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। लाइफ स्किल क्या होती है कि हम इफेक्टिव तरीके से, हम सिस्टमेटिक वे में हमारा जो रूटीन लाइफ है उसको हम इस तरह से सिस्टमेटिक वे में करें कि हम स्मार्ट लाइफ जी सकें। तो स्मार्ट लाइफ, सिस्टमेटिक लाइफ जीने के लिए हमको कुछ स्किल्स की जरूरत होगी, जो कि लाइफ स्किल्स के द्वारा सीखी जाती है। ओके, लाइफ स्किल में सबसे पहली बात आती है सोशल, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं, तो सोशल स्किल होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब सोशल स्किल का क्या मतलब? सोशल स्किल का मतलब है कि सबसे पहले हमारा इंटरपर्सनल स्किल, जो कम्युनिकेशन होता है, हम जो आपस में बातचीत करते हैं, हमारी आपस में जो बातचीत होती है ना, वो हमारी सोशल स्किल के अंतर्गत आती है। मतलब आपका जो बातचीत करने का ढंग है, बातचीत करने की जो कला है, वो हम सोशल स्किल में गिनते हैं। देखिए, आपकी बातचीत से पता चलता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, है ना? तो हमको हमारी बातचीत में इस तरह से सुधार हमेशा लाते रहना चाहिए, इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। फिर आता है थिंकिंग स्किल। थिंकिंग में क्रिएटिव और क्रिटिकल दोनों तरह की थिंकिंग आती है। हम कुछ नया सोचें, हम कुछ नया करें, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, वो थिंकिंग स्किल्स कहलाता है।
हम अच्छे से डिसीजन ले पाए, वो भी थिंकिंग स्किल में आता है। ऐसा नहीं कि हम सोचे जा रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमको करना क्या है, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंफ्यूजन छोड़ के अपना एक डिसीजन लेना चाहिए। और हाँ, यदि आपने खुद डिसाइड करी है कोई चीज, तो आपको उस पे अडिग रहना चाहिए। फिर यदि वो चीज ठीक नहीं हुई तो फिर ब्लेम नहीं करना किसी के ऊपर, ठीक है। फिर होती है नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन स्किल जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जितने भी हमारे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है, जितने भी तरह के नेगेटिव इमोशंस है, जेलेसी है, हम उन सब से कैसे डील करें, कैसे नेगोशिएट करें, उस चीज का नॉलेज होना हमको बहुत जरूरी है। तो अभी तो इतने कम टाइम में मैं आपको बस थोड़ा टच ही कर रही हूँ ये सारे टॉपिक्स। तो इस तरह से हम जो हमारे सारे स्किल्स हमारे डेवलप होंगे तो हमको बहुत अच्छी मेंटल वेलबींग मिलेगी। तो अब फाउंडेशन बनाने के लिए अभी तो हमने इतनी सारी बात करी, संस्कार, जीवन शैली, ये सब बहुत बृहद विषय है और इसको रिफाइन करना, परिभाषित करने के लिए एक जीवन भी कम है। तो मैं खाली ये 3 बिंदु पे फोकस करना चाहती हूँ। यदि हमने ये 3 पॉइंट देख लिए ना, यदि केवल ये 3 ही बातें अमल में ले आए, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सभी लोग 3 बातें अमल में ले आए तो काफी कुछ हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला तो हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में बच्चों और बड़ों को सभी को ये ध्यान रखना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब केवल अच्छा खान पान ही नहीं, अच्छे खान पान के साथ आपका सोने उठने बैठने का टाइम वो सब भी अच्छा होना चाहिए। आप धूप लो, अच्छे से खेलो कूदो, टाइम से सब काम करो, वो सब हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है। दूसरा आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हो कि आप सभी कामों को अच्छे से कर लो, क्योंकि ये टाइम को हमको वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट, क्योंकि हम क्या होता है कि हमको कोई काम करने में यदि इतने टाइम में इतना काम कर रहे हैं, टाइम बढ़ेगा तो हमारा काम भी बढ़ता जाएगा। जैसे धीरे धीरे हमारा टाइम बढ़ता जाता है, हमारा काम बढ़ता जाता है। हम एक 10 मिनट के काम को हम 1 घंटा भी लगा सकते हैं, फिर वो 10 मिनट से आगे आगे टाइम बढ़ता जाता है और हमारा काम भी बढ़ता जाता है। वही काम हमारा पूरा दिन हो जाता है, हमारा काम खत्म नहीं होता। इसलिए टाइम मैनेजमेंट मतलब प्रायोरिटी वाइज आप काम करिए और अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। फिर तीसरी जो कम्युनिकेशन स्किल मैंने बोली है, कम्युनिकेशन, बात करने का ढंग आपका इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाले को 100% आपकी बात समझ में आए। तो और ये चीज बच्चों को भी आना बहुत जरूरी है और बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं सब बातों पे हमने आज चर्चा करी और आप ये विश्वास रखिए कि ये जो बातें मैंने बहुत कम टाइम में आपको जस्ट एक टच किया है, ये सारी बातों का जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है। आगे के कभी सेशन में मौका मिलेगा तो मैं इन पे डिटेल में चर्चा करूंगी आप सबसे। लेकिन आप विश्वास रखिए कि ये कार्यशाला जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका बहुत सारा लाभ मिलेगा, पूरा फायदा होगा। और इसके लिए जो सरिता पारे जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। और उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है तो ये हमारी भी मतलब हमको भी एक स्टेप आगे बढ़ना है और हमको उनको फुल सपोर्ट करना है। और आप मतलब यदि आप इस पे विश्वास करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इसमें। और हमको, आप मेरी बात मानिए कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो 2 चीजों का ही ध्यान रखना है, पहला कि विश्वास करना है और दूसरा रुचि डेवलप करना है, इस चीज में इंटरेस्ट डेवलप करना है। तो आपको इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए बस मैं इतना ही शेयर करती हूँ। थैंक यू। स्वाति जी गार्गो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने इतनी अच्छी जानकारी पेरेंट्स को शेयर करी। अगर पेरेंट्स को और भी कुछ क्यूरियोसिटीज होती हैं तो उसके लिए आपका पर्सनल नंबर उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो आपसे कभी भी जानकारी ले सकें। धन्यवाद। जी जरूर, थैंक यू। Thank you. वेलकम। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
थैंक यू मैम। थैंक यू सब म्यूट कर दीजिए बच्चे लोग, से कर दीजिए, हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। धन्यवाद। आजकल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी मानसिक तौर पर मजबूती के साथ साथ उनका शारीरिक तौर पर मजबूत होना बहुत आवश्यक हो गया है। इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए श्री बलवंत सिंह जी देवड़ा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रेनर, कोहिनूर अवार्डी एवं मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आपका स्वागत है। नर्मदे हर, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आ रही है। हाँ। अभी मेरी उनसे देवड़ा जी से बात हुई है। वो कहीं पर कुछ काम से कुछ ज्यादा ही कुछ सीरियस मैटर है, उसमें उलझ गए हैं, तो वो आ ही रहे हैं। लेकिन तब तक के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो हम सेशन किया है उसको हम और भी आगे भी करेंगे। जैसे आज तो करेंगे ही, वो भी 5 मिनट में या 4 मिनट में वो हमारे बीच में उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन इसको हमें कंटिन्यू करना है। और जब हम इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो उस समय हमें जो चीजें, 2 चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। वो ये कि जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे बच्चों के माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो ये चीज ध्यान रखें कि उनके लिए ये गोल्डन टाइम है कि जो वो अपने बच्चों को एक ब्रिज के रूप में उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो आज अगर हमारे स्क्रीन पे 100 लोग हैं तो आप हमें मजबूर कर दीजिए कि हम पेड वर्जन खरीदें और पेड वर्जन लेकर आपके लिए 200, 400 और 500 लोगों के लिए हम ये कार्यशाला कर पाए। तो ये पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जब भी इस तरह की कोई कार्यशाला होगी तो आपके लिए आप इस पे ये भी बताइए कि हम मतलब आपके बच्चे उसमें आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। मतलब उसको सुनिश्चित कीजिए कि आपकी सीट सुनिश्चित है, ताकि हम उसके लिए व्यवस्था करके रख सकें और उनको आगे बढ़ा सकें। काम बच्चों के लिए जो भी चीजें हम लेकर आ रहे हैं, वो एक्चुअली ये वाला जो कार्यक्रम है आत्मरक्षा वाला, आज ये रतलाम में प्रकट में होने वाला था, मतलब फिजिकली होने वाला था, लेकिन चूंकि रतलाम का जो कार्यक्रम था वो स्थगित किया गया, इसलिए सभी बच्चों के लिए हमने ऑनलाइन लेकर आए। और आज ही देवड़ा जी के यहाँ पर कोई, जी एक सेकंड, देवड़ा जी का ही फोन था, वो चाह रहे एंटर होने चाह रहे हैं, तो शायद 100 होने की वजह से वो हो नहीं पा रहे होंगे, तो अब कोशिश कर रहे हैं वो फिर से। तो हम लोग यही चाह रहे थे कि आप लोगों का जो सपोर्ट है वो ये वाला सपोर्ट हमें जरूर चाहिए कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर उपलब्ध कराइए। आप तो खुद रहते ही हैं, ये आप कहीं पर बाहर जाते हैं तो आप बच्चों को सिखा दीजिए। गूगल मीट ज्वाइन करना या जूम ज्वाइन करना बहुत आसान है ना। तो कोई एक व्यक्ति को मैं चाहूंगी, अगर किसी ने 2 नाम से ज्वाइन किया हुआ है तो वो क्विट करेंगे। किसी ने 2 नाम से ज्वाइन तो नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं किसी को भी हटा नहीं सकती हूँ 100 में से। 98 है दीदी अभी। 97 अच्छा अच्छा, ज्वाइन 97 है दीदी। 97 अच्छा ज्वाइन कर सकते। अच्छा जी। वो कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि 101, 102 भी हो गए थे अभी, ऐसी अभी दिक्कत नहीं 100 हो गए शायद दीदी, देखिए ज्वाइन हो गए। जी आप काम कीजिए, उन्हें अलग से लिंक शेयर कीजिए, वो आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है जी।
जब तक वो ज्वाइन हो रहे हैं तब तक कोई बच्चा बता सकता है क्या कि उन्होंने कभी आत्मरक्षा से संबंधित कोई बात सीखी हो या समझी हो या सोची हो? जब भी अकेले होते हैं तो भगवान जी का नाम लेना चाहिए और अजीज डरना आप मुझे दिख रहे हो आप मुझे अजीज मैं जुड़ चुका हूँ। जब भी अकेले हो तो भगवान जी का नाम लेना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। अगर कोई हम पे अटैक करे तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा जी, बहुत मेरी अच्छे मम्मी ने बताया। विचार मैंने बच्चों के सामने आ रहे मैंने हैं। साइबर सेफ्टी के बारे में सीखा है। अच्छा अच्छा, बढ़िया। अननोन बलवंत जी नंबर हमारे कोई साथ चीज में जुड़ लेना चुके नहीं हैं। चाहिए। मेरी मम्मी सिखाती है। दी नर्मदे यार, मैं सुषमा नालंदे बोल रही थी। मैं दिल्ली हाट से आती हूँ, जगह हो जाएगी थोड़ी। नहीं नहीं, हो गई है, वो आ गए हैं, है ना? अच्छा। आप मत आइए। ठीक और ठीक, ओके। मीना जी, आप देवड़ा जी को का फिर से परिचय देके आमंत्रित कर लीजिए प्लीज। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल दीदी। मैंने सबको म्यूट कर देती हूँ, उसके बाद में फिर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी दीदी। वंदना, आजकल जी। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी मानसिक तौर पर मजबूती के साथ साथ उनका शारीरिक तौर पर मजबूत होना बहुत आवश्यक हो गया है। इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए श्री बलवंत सिंह जी देवड़ा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रेनर, कोहिनूर अवार्डी एवं मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आपका स्वागत है। Thank you very much, ma'am. And Jai Hind, all of you. जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलो तुम। जय Jai Hind, all of you. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. जय हिंद जय। Okay, बच्चों। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इस संस्था को, जिन्होंने आप सभी के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए इतना अच्छा कंडक्ट करने की आपने पूरी अच्छा करने की कोशिश की और 99% 100% अच्छा होगा। चूंकि मुझे इनवाइट किया है मुझे 15 to 20 मिनट्स आपके मोटिवेशनल कुछ बातें बताने के लिए कि मार्शल आर्ट्स की जरूरत हम लोगों को कहाँ पड़ती है, हम लोगों को सेल्फ मोटिवेट किस तरह से रहना चाहिए। एक्चुअल में बच्चों आपको मेरा शायद वीडियो दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरी प्रोफाइल दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन मैं कुछ ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर अभी मैं ऑन रहना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आपके लिए मुझे जो है आना रहा और ये मेरा सौभाग्य है। इट्स माय प्लेजर। तो सबसे पहले तो हम लोग जिस तरह से जनरल बात करते हैं कि आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो कुछ बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि हमें लोगों को अपने आप को लड़ना सीखना है और उसके बाद अपने आप को बचाना सीखना है। इस तरीके से इस तरह का कोई भी एंगल नहीं होता बच्चों। इसमें कुछ पेरेंट्स भी होंगे और मेरे ख्याल से उन पेरेंट्स के लिए भी मैं कुछ चीजें जो आज तक मेरे एक्सपीरियंस में रही है वो बताऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ सीनियर करीब 1.5 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दी है और उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे पहले जो सेल्फ डिफेंस में जरूरी है वो सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है अपने आप को, जिसमें सबसे पहले आपकी जो वॉइस होती है, आवाज बोलने के तरीके जो होते हैं, सबसे पहले आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपकी बोलने के एटीट्यूड को इतना परफेक्ट रखना है कि जिससे कि सामने वाला आपके ऊपर किसी तरह का हैवी नहीं हो सके। लाइक दैट मैं कुछ जनरल एग्जांपल देता हूं आपको कि आप कुछ बातें सच बोलते हैं लेकिन फिर भी आपको उस बात के अंदर सच नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोग झूठ को इतने साफ तरीके से इतना कॉन्फिडेंशियली बोलते हैं कि उसको भी सच साबित कर देते हैं। जैसे लाइक दैट एडवोकेट होते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंशियल, उनका सबसे बड़ा हथियार होता है उनकी वॉइस, आवाज, जो जज के सामने अपने कैंडिडेट को वो निर्दोष साबित कर देते हैं। इसी तरीके से अपने पेरेंट्स भी अगर हैं तो अपने बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बोलने में कितना बच्चा हमारा एक्सपर्ट है।
हम लोग अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल के सामने रखते हैं तो उनको गेम्स के ऊपर फोकस करवाते हैं। इससे अच्छा बेटर है कि उनको कुछ मोटिवेशनल स्पीक जो होती है यूट्यूब से मिल जाएगी, कुछ मोटिवेटेड चीजें मिल जाएगी, मोटिवेटेड वीडियो मिल जाएंगे। इस तरीके से हमारे बच्चे के अंदर काफी डेवलपमेंट होता है कि हमारा बच्चा बोल कैसे रहा है। सेकंड थिंग होती है जैसे कि गर्ल्स है, कोई सीनियर गर्ल्स है, लड़की अगर बड़ी है और लाइक दैट आते जाते किसी ने कमेंट्स कर दी, सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली मार तो नहीं सकते उसको, हम लोगों को किसी तरह का कराटे नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग उसको डिफेंस कैसे करें या हम लोग इस तरीके एटीट्यूड में कैसे रहें कि कोई हमें कमेंट से ना करे या हमारे मान सम्मान को किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाए। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमारे जो तरीके हैं बोलने के उनको बदलना चाहिए। लाइक दैट मैं एक लड़की हूं और मुझे किसी ने जाते हुए कोई कमेंट्स कर दी, गलत कमेंट्स, गंदी कमेंट्स कर दी, तो मैं एक तरीका होता है, क्यों भैया आपने मुझे कुछ बोला है क्या? तो मैंने पहली गलती तो यही कर दी कि मैंने एक तो उसको रेस्पेक्टली बोल दिया कि आप, और दूसरा बोला कि भैया। अगर वो मेरा भैया होता या मुझे बहन के नजरिए से देखता तो मुझे कमेंट्स ही नहीं करता। तो कुछ चीजें हम लोग पेरेंट्स बच्चों को नहीं बता पाते हैं या कुछ बच्चियां जानते हुए उस बात को फॉलो नहीं करती क्योंकि वो डरती है कि मैं लड़की हूं। हम पेरेंट्स होने के बावजूद जब ये बोलते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी, लेकिन हम अपनी बच्चियों को झांसी की रानी बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कहाँ लड़ेगी। और हम लोग दूसरा वे उसको ये बताते हैं बेटा सीधे रास्ते जाना है, सीधे रास्ते से वापस आ जाना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने बच्चों को जो है मोटिवेटेड करने की बजाय डिसमोटिवेटेड करते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले तो लैंग्वेज, बोलने का तरीका, उनको एटीट्यूड सिखाना चाहिए कि बच्चों आप लोग खाना हमारे घर का खा रहे हो तो पड़ोसी की क्यों सुनोगे। सेकंड थिंग होती है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, कि हम खड़े कैसे हैं। एक होता है एक फाइटर, लाइक दैट फाइटर खड़ा कैसे होता है, दोनों बैलेंसिंग करके, और एक हम लूजर खड़े हैं तो भी कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड, कहीं ना कहीं हम लोगों को लूज दिखाई देते हैं, तब भी हमारे उस बॉडी लैंग्वेज का नेगेटिव फायदा उठाते हैं लोग। तो हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे बोलने के तरीका बहुत शार्प होना चाहिए। देन हमारे पास सिक्योरिटी का सबसे अच्छा साधन होता है या हमारे अच्छा हथियार होता है, वो होता है मोबाइल। अगर हमारे पास मोबाइल है तो हम लोग कई बार जानते हुए, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा चल रहा है सिक्योरिटी के लिए कि 100 डायल करो पुलिस बुला लो, बट हम लोगों ने अभी तक वो 100 नंबर, 100 नंबर 100 को हमने अपने मोबाइल के अंदर सेव नहीं कर रखा है। कुछ बड़ी बच्चियां भी होगी, कुछ पेरेंट्स भी होंगे जो इसके बारे में अपने बच्चों को अभी से बताना शुरू करना चाहिए कि जब कोई बुरी मुसीबत आए, हमारे पास मोबाइल है तो सबसे पहले हम लोगों को 100 डायल कर देना चाहिए। यदि मध्य प्रदेश के अंदर है तो ओनली मध्य प्रदेश, एमपी के अंदर। अब बच्चा क्या करता है कि कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है, हेजिटेटेड हो जाता है, घबरा जाता है, उस समय में बड़े बड़े भी सही डिसीजन नहीं ले पाते कि मैं किसको बुलाऊं, किसको फोन लगाऊं। इसलिए हमारे मोबाइल के अंदर 100 नंबर डायल पुलिस के नाम से सेव कर लेने चाहिए, और 100 या पुलिस मध्य प्रदेश कर लेना चाहिए या एमपी कर लेना चाहिए, जिससे कि डेली जब हम लोग अपने मोबाइल को देखते हैं तो वो अपडेट होता रहता है। ये हमारा एक सबसे अच्छा सिक्योरिटी का प्लस पॉइंट होता है। देन अगर हम लोग मध्य प्रदेश के कहीं बाहर हैं तो हम लोगों को 10901091 पर कॉल कर लेना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को जल्दी वुमेन हेल्पलाइन नंबर दोनों होते हैं, दोनों का अब इजीली है कि 1090 हम लोग याद रख सकते हैं, लेकिन वही बात वही आती है कि हम हेजिटेटेड हो जाते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते कि किसको फोन लगाऊं। सबसे पहले हम अपना मोबाइल चेक करते हैं और उस समय पापा और मम्मी को फोन लगाते हैं जो कि हम लोगों से 20 किलोमीटर दूर रहते हैं या बाहर रहते हैं या कहीं ऑफिस में बिजी रहते हैं, लेकिन पुलिस हमारी हेल्प के लिए होती है। देन ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी सेफ्टी का प्लस पॉइंट है कि हम मोबाइल का यूज किस तरीके से करें, उसको किस तरीके से हम लोग यूज ऐसा करें कि वो हमारी सिक्योरिटी का साधन शो हो, हम लोग कॉन्फिडेंशियली रहें। देन अगर कुछ बड़ी बच्चियां हैं और कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बस में अकेले आते जाते या हमारे अचानक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कोई हाथापाई पे उतर जाता हम लोगों से, तो इनडायरेक्टली वे में हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे हथियार होते हैं, लाइक दैट पेन, पेंसिल, प्रकार जो होते हैं तीखे मुंह जिसमें होते हैं, तो सेफ्टी पिन भी हो सकती है उसके अंदर, वो भी हमारी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का सबसे बढ़िया उपयोग करने वाला एक वस्तु होती है। जैसे पेन की अगर बात करें फिजिक्स, उसको आड़ा करके तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन स्टिक अगर सीधा मार दिया किसी पे तो चाकू की तरह अटैक करेगा। तो ये भी हमारे पास एक सिक्योरिटी का सबसे अच्छा साधन होता है। पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं
तो आप पेरेंट्स भी कुछ इन बातों पर ध्यान दें कि हम अपने बच्चों को ऐसे कुछ एक्टिंग करके दिखाना शुरू करें उनको, कि बच्चों अगर कोई बुरी मुसीबत आ जाती है और कोई हमें ऐसे पकड़ लेता है, दोनों हाथ पकड़ लिया, तो आप छुड़ाने की कोशिश करें तो नहीं छूट रहा है, लेकिन आप काट तो सकते हैं दांतों से उसको और छुड़ा के भाग सकते हैं। इतना इजी है। दूसरा कि जब हम घर में अकेले हैं, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन लग रही कि कोई घर में घुस गया है, तो एक हमारा जो किचन होता है, भाग के किचन में चले जाना चाहिए। जो बड़ी बच्ची हैं 15-16 साल की, काफी अच्छी समझदार और एक्टिव होती है भागने में, वो किचन में दौड़ कर गई, वहां चाकू मिलता है, लाल मिर्च मिलती है, देन किचन के अगर दरवाजा है उसको अंदर से बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू करना चाहिए ताकि पड़ोसी उसकी हेल्प के लिए आ जाए। जोर जोर से बर्तन पटकना चाहिए जिससे कि हमारी कोई हेल्प कर दे। ये ऑरली आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं बच्चों और ऑल ऑफ पेरेंट्स कि ये फिजिकल ट्रेनिंग अभी नहीं हो रही। जब हम लोग लाइव मिलेंगे तो आपको मैं फिजिकल ट्रेनिंग भी करके बताऊंगा कि किस तरीके से छुड़ाना चाहिए, कौन से एक्शन होते हैं, किस तरीके से मारना चाहिए, किस तरीके से काटना चाहिए, किस तरह से भागना चाहिए, किस तरह से पत्थर मारना चाहिए। ये सारा आपका सेल्फ डिफेंस का एक पार्ट होता है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें 5 साल से लेकर कुछ 15-16 साल तक के बच्चे हैं, कुछ पेरेंट्स हैं और कुछ रेस्पेक्टेड जो संस्था के सभी मैडम वगैरह हैं। तो ये सब चीजें हम लोग जब घर में अप्लाई करना शुरू करेंगे, बच्चों के बीच में एक्टिंग करना शुरू करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि हमारा जो समाज है वो काफी सेल्फ डिफेंस की तरफ, आत्मरक्षा की तरफ अपने आप चला जाएगा। बोलने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज, मोबाइल का सही उपयोग, जो छोटी छोटी चीजें बैग में होती है बच्चों के पास, उसको भी हथियार की तरह उपयोग करना, ये सब हमारे सेल्फ डिफेंस का ही एक पार्ट होता है। देन डेली सुबह उठकर हम लोगों को जॉगिंग करना, दौड़ना, भागना, ये भी हमारी बॉडी जब एक्टिव होती है, तो फिजिकली जब एक्टिव होते हैं हम लोग, तो बुरी मुसीबत में हम इजीली भाग सकते हैं अपने आप को बचाकर। अगर 10 लोगों को हम मार नहीं सकते अचानक, लेकिन बच के 10 लोगों से भाग सकते हैं, ये भी एक हमारा सेल्फ डिफेंस का पार्ट है। तो डेली आप लोग जब सुबह रनिंग करना शुरू करेंगे, भागना शुरू करेंगे, दौड़ना शुरू करेंगे, तो एक तो फिटनेस के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंशियली पार्ट जो होगा वो मजबूत होगा और आपका कॉन्फिडेंस ही सबसे अच्छा आपका हथियार है, वही आत्मरक्षा है। कुछ लोगों के पास हथियार होते हुए भी अपनी रक्षा नहीं कर पाते और कुछ खाली हाथ लोग लड़ भी लेते हैं। इसका कारण यही है कि हम लोग, हमारा कॉन्फिडेंस, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, झांसी की रानी की बात करते हैं, तो उनके भी 2 हाथ थे, 2 पैर थे और वही आंखें, वही चेहरा और उसी तरीके से रहती थी, लेकिन उनके पास एक जज्बा था कि मुझे जो बुराई है या गलत है उसके खिलाफ लड़ना है। वो भी अकेली थी, आप भी अकेले हैं और मैं भी अकेला हूं। तो कॉन्फिडेंशियल जो चीजें हैं शायद झांसी की रानी के पास ज्यादा था और हम लोग उस कॉन्फिडेंशियल को अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते, अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जो है कुछ माइनस पॉइंट रहता है और उसी को प्लस करना है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग देना घर पे ही शुरू करें, भगाना, दौड़ना। कुछ बच्चियां बड़ी हैं, जैसे 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल की बच्चियां जो हैं, उनके लिए कुछ स्पेशली बात बताता हूँ कि वो जब स्कूल के लिए तैयार होती है घर से, तो अलग अलग तरह के चेहरे बना के देखती है कि मैं ऐसे सेल्फी मोमेंट में कैसी लग रही हूँ, मैं ऐसे कैसी लग रही हूँ, मैं ऐसे कैसे लग रही हूँ। लेकिन ये कभी चेहरा बना के नहीं देखते कि यदि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मेरा एटीट्यूड कैसा रहेगा, मैं किस टाइप से दिखूंगी, मैं किस टाइप से बिहेव करूंगी। वो एक्शन मोमेंट हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उन एक्शंस को आप मिरर के सामने खड़े रहकर करने की कोशिश करिए। उस पार्ट के ऊपर सोचना शुरू कर दिए कि एकदम से अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन बन गई तो मैं क्या एक्शन लूंगी। यही आपका एक ट्रेनिंग पार्ट होता है। हम इस इजीली हम उस पार्ट के ऊपर सोचते नहीं है, इस कारण से हमारे साथ कुछ घटनाएं घट जाती है और ऐसी समाज में कई घटनाएं हुई है, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करें। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो रॉन्ग टच और राइट टच की ट्रेनिंग घर पे दे सकते हैं, क्योंकि वो कोई गुरु नहीं दे सकता, कोई दूसरा टीचर नहीं दे सकता, वो केवल पेरेंट्स बता सकते हैं कि बच्चों, अगर हमारी बच्ची है घर में, छोटी बच्ची है जो ना समझे, थोड़ा बोलना सीखी है, स्कूल जाती है, तो आप उससे पूछना शुरू करिए कि बेटा आपका बस कंडक्टर आपको कैसे उठाता है, जब वो उतारता है तो किस तरीके से हाथ टच तो नहीं करता। कोई टीचर है, कोचिंग क्लासेस पढ़ा रहा है, तो उससे पूछना चाहिए। भले ही हमारा टीचर सही है, कंडक्टर सही है, बस ड्राइवर सही है, लेकिन बच्चा आज नहीं तो कल वो ड्राइवर भी बदलता है, बस कंडक्टर भी बदलते हैं और कुछ टीचर्स भी बदलते हैं। सभी टीचर्स एक जैसे नहीं होते हैं, सभी कंडक्टर एक जैसे नहीं होते हैं और भगवान करे सब एक जैसे हो और हमारी किसी बहन को कुछ ना हो
वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक जितनी मेरे साथ में 100 लोग जुड़े हुए हैं, वो हर एक लोगों के अलग अलग कंडक्टर्स हैं, बस के ड्राइवर्स हैं, टीचर्स हैं, और सबकी मेंटेलिटी एक जैसी नहीं होती है। तो शायद मेरा ये वर्ड किसी को काम आ जाए, किसी के सुरक्षा में काम आ जाए। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों से बातें करना शुरू करिए। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों से इस तरह की पूछना शुरू करें कि बच्चों आपको कोई किस इस तरीके से टच करता है, उनकी मम्मी बता सकती है, उनकी बड़ी सिस्टर बता सकती है। यदि बेटा आपको कोई इस तरीके से टच करे, गलत तरीके से टच करे, तो ये गंदी बात है, ये हमें आकर बताना है। कई बार घटना इसलिए हो जाती है कि वो बच्चा हम लोगों को परफॉर्म नहीं कर पाता, शो नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि शायद ये दुनिया में ये सारी चीजें होती होगी, लेकिन वो जब बाद में पता चलता है तो काफी समय हो गया होता है, और उस समय हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो ये बच्चों के ये घर की सबसे अच्छी ट्रेनिंग होती है। और मैं मानता हूँ, मैं इतना 5th डॉन मार्शल आर्ट का ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि घर से जो मार्शल आर्ट शुरू होती है, उस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कोई भी मास्टर या कोई ट्रेनर नहीं दे सकता। वो मात्र वो फिजिकल एक्सरसाइज करके और वो कुछ दाव पेच बता देगा, किक मारना सिखा देगा, पंच मारना सिखा देगा, दांत तोड़ना सिखा देगा, लेकिन इस तरह की जो ट्रेनिंग जो मैं बता रहा हूँ वो केवल पेरेंट्स दे सकते हैं। तो ऑल ऑफ रेस्पेक्टेड पेरेंट्स की आई रिक्वेस्ट यू कि आप आज से ही अपने बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग देना शुरू करें, कि उनसे पूछना शुरू करें, उनसे बातें करना शुरू करें, उनको फ्रैंकली माहौल दें। कई बच्चियां इसलिए नहीं बता पाती है कि शायद मैं बताऊंगी या मैं बात करने की कोशिश करूंगी तो पेरेंट्स मुझे ही गलत समझ लेंगे, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारा बच्चा कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे ही संस्कार होते हैं। तो हमारे संस्कारों के ऊपर कोई भी उंगली ना उठाते हुए हम अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दें, एक अच्छी ट्रेनिंग दें, जिससे हमारा बच्चा, हो सकता है छोटी मोटी गलतियां बच्चों से होती है, उन बच्चों को अगर हम लोग एक ही गलती के कारण अगर हम लोगों ने हमारे दिमाग के अंदर उसमें कुछ नेगेटिव बिठा लिया बच्चे के लिए, तो शायद आ सकता है आने वाले टाइम के अंदर वो ज्यादा भटक जाए। तो पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये था, रॉन्ग टच और राइट टच के बारे में उनको अभी से ट्रेनिंग देना आप घर पे शुरू करें। वो कोई भी स्कूल का टीचर रॉन्ग टच राइट टच की ट्रेनिंग नहीं दे सकता। हम दो तरह के हमारे समाज में दुश्मन होते हैं, एक वो होता है जो साइलेंट होता है और एक वो होता है वायलेंट होता है। वायलेंट दुश्मन जो होता है, पता होता है हमें कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे हमारा झगड़ा हुआ है, उससे हमारा यूं हुआ है, उससे हमारा ऐसा हुआ है, तो वो वायलेंट दुश्मन हो गया, जिससे हम लोग आसानी से सावधान रह सकते हैं। एक होता है साइलेंट दुश्मन, जो जिसका कोई चेहरा नहीं होता है। उस चेहरे को पहचाने कैसे, उसके लिए भी हम बच्चों को ये बताना शुरू करें कि बेटा कोई बहुत ज्यादा आपसे मीठी लैंग्वेज में बात कर रहा है तो उससे सावधान रहना चाहिए, कोई आपकी बेवजह आपकी मदद कर रहा है तो उससे सावधान रहना चाहिए, कोई आपकी कोई बेवजह हेल्प कर रहा है तो उससे सावधान रहना चाहिए। वो होता है वो साइलेंट दुश्मन, जो दिखाई नहीं देता, उसका कोई चेहरा नहीं होता है। वो पड़ोसी भी हो सकता है, वो कोई टीचर भी हो सकता है, वो बस कंडक्टर, बस ड्राइवर, या हमारा कोई रिलेटिव हो सकता है दूर का, वो मामा हो सकते हैं, मामा के लड़के हो सकते हैं, वो कोई भी। क्योंकि आज मैंने देखा है कि लॉकडाउन के अंदर बहुत ज्यादा जब बाहर के क्राइम बंद हुए तो होम क्राइम शुरू हो गया था। तो इतने रिकॉर्ड्स हैं होम क्राइम के, जिसमें रिश्तेदारों ने ही हमारे समाज में जो कोई बच्चियां हैं उनको जो है गलत उन लोगों को हैरेस्ट किया है, तो उनसे भी हम लोगों को सावधान रहना है और सुरक्षित रहना है। कुछ कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से पूरी कि मैं को समझा पाऊं। मैं कुछ ऐसी जगह पर आया था जिसमें फिर भी ऐसा सौभाग्य मिला मुझे कि मैंने आपको सबको बता पाया। उसके लिए मैं सबसे पहले जो संस्था है उसको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मैडम आप सभी को, कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ऑफलाइन जब ये सारा कोरोना का सही हो जाए तो आप करिएगा। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ में है, और हमेशा आपको इस तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम साथ में हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी आप बच्चों को, पेरेंट्स को, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय देवड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने पेरेंट्स और बच्चों के साथ इतनी अच्छी जानकारी शेयर की, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। जल्दी प्रोग्राम कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कोई बच्चे अगर कुछ पूछना चाहें, हमारी दोनों ही अभी पे हैं। मुझे पूछना है सुमात्रिका चौधरी। सुमात्रिका जी, आपको क्या पूछना है? जैसे उन्होंने कहा कि
अगर कोई हाथ पकड़ ले और दांत से काट सकते हैं, तो फिर अगर उन्हें अपने हाथों में कोई पॉइजन वगैरह कुछ लगा के आया तो? हाईटेक बच्चों के बहुत हाईटेक बढ़िया, वेरी गुड, क्वेश्चंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो मुझे लगता है एक्चुअली मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि देवड़ा जी कोई शांत हो गए हैं और उनके फ्यूनरल वगैरह में आए हुए थे, तो उसके कारण वो शायद जल्दी लेफ्ट भी हो गए होंगे और उन्होंने अपना वीडियो भी ऑन नहीं किया। तो उसके इस जो आपका सवाल है, तो बेटा सुमात्रिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगी और आपके साथ में सारे बच्चों को भी बताना चाहूंगी कि ये जो है, ये विचार जो है कि अगर उन्होंने अपने हाथ में पॉइजन लगाया है कि नहीं लगाया है, ये हम बाद में सोच सकते हैं, और या फिर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा तरीका हम पहले से सोच के रखें कि अगर कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो रहता है वो यही होता है। और जो व्यक्ति, जैसे आप छोटे हो, है ना, तो हमेशा लोग एक गलती कर जाते हैं कि छोटों को अपने से कमजोर समझ लेते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी बड़ा व्यक्ति आपके लिए इतनी तैयारी करके नहीं आएगा कि वो अगर उसने हाथ में काट लिया तो उसको जहर लग जाएगा, वो कमजोर समझ के आएगा। तो अगर कभी भी किसी के साथ ऐसा होता है, तो सबसे पहला जो उन्होंने अपना तरीका बताया है कि अगर हाथ पकड़ लिया, दोनों हाथ पकड़ लिए और दोनों हाथ आप नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो आप या तो पैर से या काट के उनको हार्ट कर सकते हैं, है ना। तो हाँ, जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हमारी अर्चना जी भी एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ बेटा। मैम, अगर कोई बोले कि हमारे साथ चलो बाहर, तो हमें नहीं कह देना चाहिए। अपने मम्मी पापा से परमिशन लेना चाहिए, फिर जाना चाहिए। बहुत सही बात है। और वैसे एक बात ये भी बताई जा रही है कि अपनी मम्मी के साथ में, पापा के साथ में एक कोड वर्ड भी सब बच्चों ने सोच के रखना चाहिए। और अगर कोई बोलता है कि हमारे साथ चलो, आपकी मम्मी ने ही हमें भेजा है आपको लाने के लिए, तो हमने बोलना चाहिए आप हमारा कोड वर्ड बताइए। आपकी मम्मी, मेरी मम्मी ने आपको कोड वर्ड बताया होगा, है ना। तो फिर वो बोलेगा अरे मुझे तो याद ही नहीं है कि कोड वर्ड है। तो फिर आप समझ जाओगे कि अरे ये तो गलत बोल रहा है ना। जो भी व्यक्ति है वो गलत है। तो मैम, हाँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अपना नाम बताइए बेटा। गतीसा कानूंगो। मैं जब अभी स्कूल गई थी, तो पिछले मंडे को तो एक अंकल आए थे जो कि मेरे को ऐसे बुला रहे थे, आओ आओ हाथ हिला के। तो मेरे को, और उनकी जो बाइक थी ना, वो मेरे चाचू जैसी थी, तो मुझे लगा कि मेरे चाचू आए होंगे मुझे लेने के लिए। तो मैं थोड़ा पास में गई, फिर मैंने देखा कि वो मेरे चाचू नहीं थे। उन्होंने टोपा लगा के रखा था, गॉगल्स और मास्क लगा के रखा था, तो मुझे पहचान में भी नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद फिर मैंने मेरे सर को बुलाया, तो सर गए उनके पास, तो सर ने बोला कि इसका नाम बताओ और ये सब, इसकी मम्मी का पापा का नाम बताओ। तो उन्होंने, मेरा निकनेम गुनगुन है, तो उन्होंने गुनगुन बता दिया, इसी तुक्के में बता दिया होगा। तो मैंने फिर सर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम गुनगुन है, तो मैंने बोला हाँ सर, मुझे निकनेम में बुलाते हैं। तो
फिर सर ने पूछा कि इनकी मम्मी पापा का नाम बताओ, तो वो जो अंकल थे वो एकदम से भाग गए और उसी समय मेरी मम्मा आ रही थी और उन्होंने भी देखा था भागते हुए। हाँ, देखिए ऐसी घटनाएं कभी कभी घटती रहती हैं और गतिता ने अपनी सूझबूझ से अपने टीचर को बुलाया और उनसे बात करवाई। तो वो जो अगर हो सकता है कि कभी कुछ गलत हो सकता था, कुछ गलत घटना घट सकती थी, तो उससे उन्होंने अपने स्वयं का बचाव किया। तो बच्चों बोलना चाहता हूँ मैम, इसलिए मुझे जब भी बुलाया जाता है तो मुझे या तो दीदू करके बुलाया जाता है या फिर दीदी करके बुलाया जाता है, क्योंकि नाम कभी भी पब्लिक प्लेस पे नहीं लेना चाहिए किसी का भी। मैम, बिल्कुल। देखिए हम लोगों ने जी बेटा, तो एक अगर कोई हमारा उनकी बात को जवाब दे और दो। हाथ पैर बांधे तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ श्रेया जी, आपको 1 मिनट में आपके सवाल का जवाब देती हूँ मैं, है ना। अभी सब लोग अपने बच्चे अपनी म्यूट कर लें, क्योंकि गतिता जी की बात का जवाब दे देती हूँ मैं पहले कि सबसे पहली बात यह है कि जो हमको सर ने बताया कि हमें जो हमारी वॉइस होती है, हमें अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको बहुत हाई पे रखना चाहिए। हमारी आवाज से, हमारे खड़े होने के तरीके से, हमारी बातों से लोग समझ जाते हैं कि अच्छा इसको बुद्धू बनाया जा सकता है या इसको बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहला हमारा आत्मरक्षा का वो रहता है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड करना चाहिए। अगर आपको कभी भी लगता है तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे हाँ हो सकता है कि मम्मी ने भेजा होगा, या हो सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ, लेकिन हमको तुरंत ही उस पर कार्यवाही करना चाहिए, है ना। जैसे गतिता ने किया कि अपने टीचर को बुलाया और उनसे बात करवाई, है ना। श्रेया जी आप क्या बोल रहे थे बेटा? मैम, अगर किसी हमारे हाथ पांव और मुंह भी बांधे तो हमें क्या करना चाहिए? हाथ पैर अगर बांधेंगे तो वो बात की बात है जब आप उनके कब्जे में आ जाओगे, है ना। और उसके अलावा भी अगर मान लो हाथ पैर बांध देते हैं तो उस समय वहां आसपास कोई तीखी नुकीली चीज दिख रही हो तो उसके पास जाने की कोशिश करना चाहिए और उससे अपने हाथ पैर को खोलने की कोशिश करना चाहिए। कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ऐसा नाटक करें कि हम बेहोश हो गए हैं और वो समझेंगे कि ये बेहोश हो गए और हाथ पैर खोल दें, और वो तुरंत ही आप उस समय वहां से भाग सकते हो। लेकिन ये सब चीजें बहुत बात की है ना, जबकि पूरी तरह से कोई घटना घट जाए। लेकिन हम नहीं सोचते हैं कि अगर हम लोग सजग रहेंगे तो कभी ऐसी नौबत किसी के पास आएगी। जबलपुर से क्या बोलना चाहते हो बेटा आप? मेरे नाम आंजने पालाशाल है जी। आप कुछ पूछना चाहते हो? मैं 4 इयर्स का हूँ। मेरी नानी ने मेरे को मेरी नानी ने पहले से ही सिखा दिया है कि कोई जब बुलाए टॉफी देने के लिए तो नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। सबने हमारे यही बोला कि परिवार से ही हमको आत्मरक्षा पहले शुरू करनी चाहिए। और देखिए आपकी नानी ने सिखाया है ना, तो नानी को हम बहुत बधाई देते हैं, नानी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और सब पेरेंट्स को चाहते हैं कि वो लोग इस तरीके से अपने बच्चों को सिखाएं। और गोटा भी नहीं मैम। हाँ मैम जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जी बताइए, आपका नाम बताइए पहले। रेवांश चौड़े, खंडवा जी, से। अच्छा, नहीं अच्छा। जी बेटा, अगर मोबाइल कोई के लिए कोई है ना बुलाए तो हमको नहीं जाना चाहिए। मोबाइल से कोई बुलाए तो नहीं जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक और चीज बताना।
हाँ बेटा, कि अगर हम बस से जा रहे हैं और स्कूल बस से जा रहे हैं और हमें रास्ते में हमारे मम्मा पापा या फैमिली मेंबर्स दिखे तो वहाँ बस रुका के नहीं उतरना, अपने स्टॉप पे ही उतरना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बीच में कहीं भी नहीं उतरना चाहिए, है ना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा, आपका नाम बताओ। समृद्धि चौरे। समृद्धि चौरे, आपको फिर से कुछ बोलना है? जी बताइए। मैम मेरे एक भैया है, उनकी जो शॉप है ना, उनकी शॉप में चोरी हो गई थी। ओ अच्छा। फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया था। अच्छा, सही बात है। और आज, अच्छा आज हमारे मुझे एक बात बताओ, एक सेकेंड एक बात बताइए सब बच्चे कि अगर आज जो हमारे सर ने बताया पुलिस का नंबर मोबाइल में नोट करने के लिए, कौन कौन बच्चों को याद आया? कौन कौन मुझे मात्र काम हमें पहले से पता है। 100 नंबर मध्य प्रदेश के लिए। अगर हम हुए तो 1091 मैं आपके पापा का दोस्त हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा बोलो। मैम आना पारेशन नाम है मेरा। मेरी मम्मी ने सिखाया है कि बैड टच और गुड टच नहीं करना चाहिए। बैड टच और गुड टच क्या होता है? बहुत सही, बहुत सही। आपकी मम्मी को बहुत बहुत बधाई। और मम्मी इसी तरीके से बाकी बच्चों को भी आप सिखाइए जो भी आपके परिचित में है। और कौन? मैम मुझे कुछ कहना है। पकड़ ले तो क्या करना चाहिए? थैंक यू। आराध्या आप बताइए। आराध्या डोंगरे, आप कुछ बोल रहे थे? अगर अपने को 4 लोग पकड़ ले तो क्या करना चाहिए? 4 लोग पकड़ने, जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, आवाज देना चाहिए, उनको लात घूंसे से मारना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम हमें हमेशा मम्मी पापा का नंबर याद रखना चाहिए और घर का एड्रेस भी। सब बच्चे इस बात पे ताली बजाएंगे। मैं श्री शुक्ति पारे हरदा से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोबाइल नंबर याद रखना चाहिए और घर का एड्रेस याद रखना चाहिए। मैम और क्या करना चाहिए? और कौन बोल रहा है? अनविता, आप अपना नाम बोलिए। अनविता कहाँ से? हाँ मैम किसी खाने पीने के लालच में नहीं आना चाहिए। मैम पुणे से। मैम मुझे एक और चीज बोलनी है। सबके साथ शेयर करना है ये है कि अगर हम कहीं जा रहे अगर हम लोग जा रहे होते हैं कहीं, तो फिर मेरे मम्मा पापा मेरी जेब में बैग में उनका कार्ड और एड्रेस नंबर और जहाँ जा रहे हैं वहाँ का भी एड्रेस लिख देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत सही करते हैं मम्मी पापा, बहुत अच्छे। मैम मोरल भी सब याद होना चाहिए। आशा डोंगरे के नाम से किसने ज्वाइन किया? बेटा अपना नाम बताइए। बच्चों में मेरी बड़ी है थोड़ी, पर अगर आप चाहें। क्या चीज, कौन बोल रहे हैं?
मैम नाम तो सीमा उपाध्याय के नाम से कहीं खो जाए तो है ना अपने को अंकल जी को बोल देना चाहिए अंकल जी कि मेरे पापा को फोन लगा दो और फिर अपने को अंकल जी को नंबर बता देना चाहिए फिर वो फोन लगा देंगे। हेलो हेलो आदरणीय सरिता दीदी जी मैम सभी को म्यूट कर लीजिए पहले बेटा। अभी कौन बोल रहे हैं मैं समझ आदरणीय नहीं। सरिता जी उपाध्याय बोल रही हूँ। जी एक्सक्यूज मी मैम अरे सब बोलते जा रहे। हेलो मैम मैम बेटा आपका नाम बताइए पहले। मैम मेरी से उपाध्याय। हेलो हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। मैम हम कह रहे हैं कि मैम जिसका भी गुड टच हमको लगे मैम उससे ही हमको अच्छा रहना चाहिए। जिसका हमको बैड टच की फीलिंग है मैम उसके साथ कुछ भी नहीं बात भी नहीं करना चाहिए और उसके साथ कहीं जाना भी नहीं चाहिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल वैसे भी हमें दूर रह के और बातचीत करना चाहिए। बहुत ज्यादा किसी के भी पास में जाना गोदी में बैठना ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। मैम आपको बताने की बहुत अन्विता देर कुछ कहना चाह रही है काफी देर से। अन्विता शर्मा अच्छा अन्विता शर्मा पुणे से। जी बेटा अन्विता आप बोलिए। ऐसा हो रहा है कि अभी लॉकडाउन के कारण चोरी हो नहीं पा रही है लेकिन ऑनलाइन चोर आ रहे बता रहे कि मैं आपके मम्मी की फ्रेंड हूँ आपके पापा का फ्रेंड हूँ मुझे आपके अकाउंट को OTP दे दो ऐसे करके ऑनलाइन चोरी हो रही है तो हमें हमेशा मम्मी पापा से पूछ के ही हमें देना चाहिए या फिर हमें देना ही चाहिए। हेलो आदरणीय सरिता दीदी बहुत बढ़िया बोला अन्विता ने। बहुत अच्छा बोला अन्विता जी आपके लिए बहुत बहुत बधाई और आपको तालियां सब बच्चे क्योंकि अभी तो सब लोग वीडियो ऑफ रखते हैं तो सबके वीडियो ऑफ है ठीक है। और मेरी बात सुनिए सभी के सीमा उपाध्याय के नाम से कौन ने ज्वाइन किया है। जी जी बोलिए। आशा डोंगरे जी के नाम से किसी ने ज्वाइन किया वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैम जी मैम अगर कोई डोर पे डोर को खटखटा रहा हो तो बिना पूछे डोर ओपन नहीं करना चाहिए। ओपन नहीं करना चाहिए सही बात है सही बात है। ये आशा डोंगरे जी के नाम से बेटा आपका नाम बताओगे आप कुछ बोलना चाह रहे थे। सीमा उपाध्याय के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है। अपना तो पहले से ही नाम आपने बोल दिया। यस मैम हम पहले से ही ज्वाइंड है। ठीक है म्यूट कर लीजिए। आशा डोंगरे जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया आप कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा। मैम मैम हेलो मैम अरे तो मुझे याद नहीं आया आप कैसे चलेगा। अनिया जी मुझे लगता है बच्चों की बातें अभी ऐसे चलती भी रहेंगी और अच्छी बातें भी कर रहे हैं लेकिन समय सीमा हमें ध्यान रखनी है। वैसे ही हम 10 मिनट ऊपर आ गए तो आप प्लीज संभाल लीजिए है ना कंक्लूड कीजिए। जी सभी बच्चों ने बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे। दीदी ने सभी के प्रश्नों का जवाब भी दिया। बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए ऑफलाइन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आप प्रैक्टिकली सारे तरीके सीख सकेंगे। अब मैं आज के कार्यक्रम के आभार हेतु सुनीता दीदी चौरे को आमंत्रित करती हूँ। सुनीता दीदी। सुनीता दीदी आप हैं।
हाँ जी, नर्मदे हर सभी को आज के इस आत्मरक्षा शिविर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं सभी आगंतुक अतिथियों का और यहाँ उपस्थित सहयोगी टीम का और उसके बाद बच्चों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। 2 मिनट को आज इस कार्यक्रम को की रूपरेखा बनाने के लिए सबसे पहले तो सरिता पारे को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपने जो भी समय दिया और उसके साथ साथ देवड़ा जी को और स्वाति जी को बुलवा के बच्चों को सबकी जिज्ञासाओं को शांत किया और बच्चों ने भी इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे। अभी ऐसा लग रहा है कि वाकई में कितने जागरूक है बच्चे आजकल के। और साथ ही उनको लेके आने के लिए उनकी मम्मियों ने या उनके अभिभावकों ने जो समय दिया उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद आभार। इसके साथ में आज के इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए अनुया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता पारेशर जिन्होंने की हमारी जो प्रार्थना होती है उसको बताया कि ये प्रार्थना हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं और हम कार्यक्रम की शुरुआत हम इसी से करते हैं। उसके बाद वीणा जी जिन्होंने इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो भी सहयोगी कार्यकारिणी टीम है हमारी जिन्होंने 3-4 रोज से लग के और हमको अपने अपने बच्चों के सबके नाम इधर उधर से लाके दिए और करीब करीब 100 बच्चे इसमें भाग लिए हैं। उन सब बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वाति जी आपने जो आज आकर बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत किया और इसी आगे भी इसी तरह की बच्चों की मानसिकता और का वो करते हुए आप ध्यान रखेंगे उनका भी। उनको भी स्वाति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम बच्चे जो भी कुछ जागरूकता रहे उनकी या जिज्ञासा है तो हमारी स्वाति जी से पर्सनल भी कंसल्ट करके और उनसे अपने समस्याओं की हल करवा सकते हैं। उनका नंबर हम आपको शेयर कर देंगे। कोई किसी के भी बच्चों को कुछ भी समस्या आ रही हो चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो चाहे खाने पीने में बच्चे आनाकानी करते हो या कुछ भी किसी भी तरह से शैतानी या कोई भी इस तरह की कोई भी समस्या हो ना तो अपन स्वाति जी से संपर्क कर सकते हैं। और आज के इस प्रोग्राम के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद आभार। मैम स्वाति मैम का नंबर हाँ बेटा देंगे हम स्वाति मैम का नंबर आपको। ओके मैम ओके मैम बिल्कुल सब ग्रुपों में जहाँ से भी आप आए हो ना हम ग्रुप में डाल देंगे आपको मिल जाएगा। ओके मैम थैंक यू मैम। जी अनुया जी आप बढ़ो। हाँ जी, आज के प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी आपसे फिर और मुलाकात होगी। नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे हर। थैंक यू मैम। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर दीदी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। नर्मदे हर। बहुत अच्छा नर्मदे हर सभी को अच्छा आयोजन करने के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। देखा सुना पूरा अच्छा रहा। धन्यवाद। बढ़िया संचालन आपका। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नर्मदे हर बेटा। नर्मदे आप उपस्थित रहे ये बहुत अच्छा लगा।
नर्मदे हर दीदी। नर्मदे हर जी, नर्मदे हर। आप लोग बहुत की बढ़िया उपस्थिति प्रोग्राम, अच्छा रहा। हाँ, बहुत बढ़िया। असली में बलवंत जी है ना एक्शन करके भी बताते, लेकिन जी, वो जी। किसी फ्यूनरल में आए हुए थे। अच्छा, तो अच्छा। वहां पर वो बोल ही पाते थे, वो कहीं पर अलग जगह गए जल्दी से, और फिर अच्छा। उन्होंने बोले मैं अवॉइड भी नहीं कर सकता था इसको, इसलिए बोले मेरे को आना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि 100 बच्चे आपके लिए इंतजार कर रहे हैं और हमने किसी और से बोला भी नहीं है अभी तक, तो नहीं जी, तो हम कुछ इंतजाम करके रखते तो हम आपको बोल देते कि आप मत आइए। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं बोल के तो कम से कम बता ही देता हूँ।